तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके लिए अंग्रेजों के ज़माने की एक बहुत ही भयानक घटना लेकर आया हूं। वैसे आपको बता दूं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमारे देश में हर जगह पारा चढ़ा हुआ है, तो धूप में अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो इसी धूप में एक पेड़ की छांव में बैठकर आपके लिए ये कहानी लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। गर्मियों में एक खास बात होती है ना, गांव में ज्यादातर लोग एक जगह बैठे मिल जाते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग जो कहीं ताश खेलते दिख जाते हैं या फिर मेरे जैसे लोग पेड़ की छांव में गप्पे मारते रहते हैं। ऐसे ही मौकों पर मुझे ढेर सारी हॉरर कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की ये घटना महाराष्ट्र के एक शख्स ने हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने ये कहानी अपने गांव के लोगों से सुनी थी जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय गांवों की तरफ सरकार का ध्यान कम जाता था क्योंकि सरकार थी अंग्रेजों की। उनका मकसद तो बस यही था, देश को लूटो, लोगों की दौलत लूटो, किसानों को परेशान करो। लेकिन अंग्रेजों के अलावा भी उस वक्त देश में कई ऐसी समस्याएं थीं जिनका कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। इन्हीं समस्याओं के बीच ये भयानक घटना सामने आई जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने अपने बड़ों बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि पुराने समय में, खासकर अंग्रेजों के जमाने में, जब कोई बड़ा निर्माण कार्य शुरू होता था, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग, बड़ा पुल या कोई विशाल भवन, तो उस जगह पर एक गहरा गड्ढा खोदा जाता था। फिर उसमें एक मासूम बच्चे की जिंदा बलि दी जाती थी। अब देखिए, ये सब अंधविश्वास है। आज के समय में कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उस जमाने में यह अंधविश्वास बहुत गहरा था। इस वजह से मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। मैं तो कहूंगा ये एक बहुत ही बुरी प्रथा थी। पता नहीं उस समय लोगों के बीच क्या क्या अफवाहें फैलती थीं जिनकी वजह से ऐसी गलत चीजें की जाती थीं। लेकिन मान्यता थी कि बच्चे की बलि देने से जमीन के नीचे की कोई अशांत शक्ति शांत हो जाती है और निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। इसीलिए जब भी कोई बड़ा निर्माण शुरू होने वाला होता, आसपास के लोग सतर्क हो जाते। उन्हें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की चिंता सताने लगती। वे अपने बच्चों को तब तक घर से बाहर नहीं निकलने देते जब तक निर्माण कार्य शुरू ना हो जाए। सचमुच ये कितनी खौफनाक और हैरान करने वाली बात है। भला किसी मासूम बच्चे की बलि देने से कोई काम कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन उन लोगों की नासमझी भरी सोच का क्या किया जाए जो ऐसी मूर्खतापूर्ण और डरावनी प्रथाओं को जी जान से मानते थे। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक भयानक घटना पर आधारित है जो आज से कई दशकों पहले की है, जब इस देश में अंग्रेजों का राज था। उस समय कई ब्रिटिश अफसर अपने परिवारों के साथ भारत में रहते थे। यहां रहते रहते उन्हें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की चिंता होने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि देश के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े स्कूल बनाए जाएं जहां उनके बच्चे आराम से अच्छी पढ़ाई कर सकें। ऐसी ही एक जगह है महाराष्ट्र का पंचगनी, जहां अंग्रेजों के जमाने से कई विशाल आवासीय स्कूल बने हुए हैं। आज़ादी के बाद भी इन स्कूलों में हमारे देश के अमीर और रसूखदार परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो आइए अब आपको एक ऐसे स्कूल, माउंटेन ब्लू वैली, की कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप दहशत में आ जाएंगे। वैसे हमने यहाँ स्कूल का नाम बदल दिया है ताकि किसी स्कूल की बदनामी ना हो। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो ये कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से, जब पंचगनी के शांत, सुंदर और हरियाली से भरे पहाड़ी इलाके में एक बहुत बड़े स्कूल के निर्माण की योजना बनाई गई। इस भव्य और विशाल इमारत की नींव रखकर अंग्रेज हुकूमत इसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बनाना चाहती थी। चारों तरफ चर्चा थी कि यह स्कूल इतना मजबूत बनेगा कि सैकड़ों साल तक टिका रहेगा, बशर्ते इसकी नींव मजबूत हो। ब्रिटिश अफसरों ने इस स्कूल के निर्माण का ठेका उस इलाके के सबसे चतुर ठेकेदार को दिया, जिसे लोग मिस्त्री भाई कहते थे। कहा जाता था कि मिस्त्री भाई एक एक पत्थर की भाषा समझता था। वो इतने जुनून से काम करता था कि भूख, प्यास, नींद सब भूल जाता था। उसके अंडर काम करने वाले कारीगर और मजदूर उससे बहुत डरते थे, क्योंकि जब तक काम पूरा न हो, न तो मिस्त्री भाई चैन लेता था, न ही अपने मजदूरों को चैन लेने देता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी तलखी रहती थी, जिससे लोग उसकी आंखों में देखकर बात करने से घबराते थे। जब ब्रिटिश अफसर माइकल ने इस भव्य स्कूल की बिल्डिंग बनाने का जिम्मा मिस्त्री भाई को सौंपा, तो इतना बड़ा काम मिलने से मिस्त्री भाई खुशी से झूम उठा। लेकिन माइकल ने उसे चेतावनी दी, देखो मिस्त्री, एक बात अच्छे से समझ लो, ये बिल्डिंग हर हाल में 6 महीने में पूरी होनी चाहिए। 6 महीने बाद हमारे बड़े अफसर सर विलियम पंचगनी आने वाले हैं। वही इस स्कूल का उद्घाटन करेंगे और उनके ही नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा। सर विलियम की कोशिशों से ही हमारी सरकार ने इस स्कूल के लिए फंड मंजूर किया है। मिस्त्री भाई ने धीरे से कहा, सिर्फ 6 महीने? इतनी भव्य इमारत बनाने के लिए तो ये वक्त बहुत कम है। लेकिन जब हुजूर ने कह दिया तो हम जी जान लगा देंगे।
हाँ, इस काम को 6 महीने में पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या दोगुनी करनी पड़ेगी। माइकल ने तुरंत जवाब दिया, अरे ये कोई दिक्कत नहीं, तुम जितने चाहो उतने मजदूर रख लो। लेकिन अगर काम 6 महीने में पूरा ना हुआ तो समझ लेना कि तुम्हें बाकी की जिंदगी काल कोठरी में बितानी पड़ेगी। मिस्त्री भाई ने 6 महीने में काम पूरा करने की रजामंदी दे दी और मजदूरों को इकट्ठा करने में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसने आसपास और दूर दराज से ढेर सारे मजदूर बुलवा लिए। फिर एक शुभ दिन देखकर इमारत बनाने का काम शुरू हो गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य ढंग से और ठीक ठाक चल रहा था। मिस्त्री भाई लालच और डर दिखाकर मजदूरों से उनकी ताकत से ज्यादा काम करवाता था। इसीलिए सैकड़ों मजदूर सुबह भोर होते ही अपने अपने काम में जुट जाते और देर शाम तक काम करते रहते। दिन भर में उन्हें बस 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी खाने पीने के लिए। इस 1 घंटे के अलावा पूरे दिन निर्माण स्थल पर मजदूरों की कुदालें दिन रात चलती रहती थीं। नींव खोदने का काम अब लगभग पूरा होने को था। पत्थरों की दीवारें धीरे धीरे खड़ी होने लगी थीं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार एक अजीब बात हो रही थी। जो नींव दिन भर में खोदी जाती थी उसमें रातों रात न जाने कैसे बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती। ऐसा लगता था मानो वहां की जमीन खुद इस निर्माण को स्वीकार नहीं कर रही हो। जब 2 हफ्तों तक भी नींव ठीक से नहीं खोदी जा सकी तो अंग्रेज अफसर एकदम तमतमा उठा। उसने गुस्से में ठेकेदार मिस्त्री भाई को खूब खरी खोटी सुनाई और जल्द से जल्द काम पूरा करने की धमकी दी। जैसे जैसे मिस्त्री भाई पर काम पूरा करने का दबाव बढ़ता गया वो भी झल्लाकर मजदूरों को भला बुरा कहने लगा। तभी एक बूढ़ा मजदूर कुछ सोचते हुए मिस्त्री भाई के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, भाई मुझे तो अब इस नींव को तैयार करने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है। मेरे बरसों के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि यह जमीन बहुत भूखी है। इसकी भूख मिटाने के लिए एक बलि चाहिए, किसी नन्हे कोमल बच्चे की बलि। उस बच्चे की बलि पाकर ही इस जमीन की भूख मिटेगी, वरना हम 100 साल तक भी यहां काम करते रहें तो भी इस इमारत की नींव नहीं बना पाएंगे। बूढ़े मजदूर की बात सुनकर मिस्त्री भाई की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक दौड़ गई। वो न तो झल्लाया न ही कुछ बोला, बस चुपचाप उस बूढ़े को घूरता रहा। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं, मानो वो उस बूढ़े की बात पहले से जानता हो। कुछ देर खामोशी से सोचने के बाद मिस्त्री भाई ने उस वक्त वहां मौजूद सारे मजदूरों को काम बंद करके जाने को कहा। साथ ही अगले दिन सुबह रोज के समय से 2 घंटे पहले आने की चेतावनी भी दे दी। सारे मजदूर पहले तो हैरान हुए क्योंकि अभी शाम होने में पूरे 2 घंटे बाकी थे। फिर वो अपना अपना काम बंद करके सोच में डूबे हुए वहां से चले गए। जब सारे मजदूर अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए तो मिस्त्री भाई अकेले ही देर तक उस नींव वाली जगह का मुआयना करता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ सोचने लगा। जल्दी ही वहां गहरा अंधेरा छा गया। रात के सन्नाटे में चमगादड़ों और रात के कीड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। ठंडी हवाओं से मिस्त्री भाई के बदन में सिहरन सी दौड़ने लगी, पर वो उस जगह से हिला तक नहीं। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो इस जमीन की भूख मिटाने के लिए एक नन्हा मासूम बच्चा कहां से लाए। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वो देर तक वहां बैठा कुछ बुदबुदाता रहा। फिर उसने अपने थैले से एक पुराना धूल भरा कागज निकाला। उस कागज पर काली स्याही से किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा था। वो एक बहुत पुराना दस्तावेज था जिसमें नरबली के बारे में विस्तार से बताया गया था। कहते हैं मिस्त्री भाई सिर्फ एक ठेकेदार नहीं था, उसे धरती के अंदर की ताकतों से बात करने की शक्ति भी हासिल थी। उसे मालूम था कि जब जमीन बार बार दरार डाल रही हो तो इसका मतलब है कि जमीन को अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ चाहिए, कोई ताज़ा गर्म जिस्म, वो भी जिंदा। देर तक सोच विचार करने के बाद आखिर मिस्त्री भाई ने एक खतरनाक और पक्का फैसला ले लिया। अगले दिन जब मजदूर अपने तय वक्त से 2 घंटे पहले काम पर आए तो मिस्त्री भाई ने काम शुरू करने से पहले एक नई घोषणा की। अभी कल तक यहां मेरे और उस बूढ़े मजदूर के सिवा कोई और काम नहीं करेगा। तुम सब परसों यहां आना, तब तक तुम सबकी छुट्टी है। याद रहे भूल से भी कोई यहां नहीं भटकना चाहिए। मजदूरों को बहुत हैरानी हुई, पर वो मिस्त्री भाई का आदेश टाल नहीं सकते थे, इसलिए सब चुपचाप वहां से चले गए। सबके जाने के बाद मिस्त्री भाई ने बूढ़े मजदूर को पास बुलाया और कुछ नोट और शराब की एक बोतल थमाते हुए बोला, तुमने ही इस इमारत की नींव बनाने का उपाय बताया था, अब उस उपाय को अमल में लाने में तुम ही मेरी मदद करोगे। आज रात कैसे भी करके तुम एक नन्हा बच्चा यहां लेकर आओगे। मैं यहां बलि की सारी तैयारी करके रखूंगा। हमें आज रात ही इस भूखी जमीन की भूख मिटानी होगी। बूढ़ा मजदूर पहले तो घबरा गया, लेकिन नोटों और शराब के लालच में आकर उसने इस भयानक काम के लिए हां कर दी। उसने अपनी झोपड़ी में आकर सोचना शुरू किया कि ऐसा नन्हा बच्चा कहां से लाए। तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाले ब्रिजलाल का ख्याल आया। ब्रिजलाल अपने 5 साल के बेटे के साथ अभी 15 दिन पहले ही इस इमारत का काम करने के लिए यहां आया था। उसका बेटा था नंदू और उसकी बीवी 1 साल पहले पीलिया होने से मर चुकी थी। ब्रिजलाल शराबी था। मजदूरी से जो भी पैसे मिलते
उनसे वो थोड़ा बहुत खाने का सामान लाता और बाकी सारे पैसे शराब में उड़ा देता। अपने बेटे पर वो कभी ध्यान नहीं देता था। बेचारा नंदू दिन भर इधर उधर भटकता रहता और जब थक जाता तो जहां जगह मिलती वहीं सो जाता। जैसे ही बूढ़े मजदूर को नंदू का ख्याल आया, वो तुरंत अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई दूसरा मजदूर या उनके परिवार वाले नहीं दिखे। शायद दोपहर के इस वक्त सब अपनी अपनी झोपड़ियों में खा पी कर आराम कर रहे थे। थोड़ी देर में बूढ़े मजदूर को नंदू नजर आ गया। वो बेचारा जमीन पर बैठा एक बासी रोटी खा रहा था। बूढ़े मजदूर ने बुदबुदाते हुए कहा, इस नंदू की जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद है। न कोई इस पर ध्यान देता है, न किसी को इसकी फिक्र है। अगर ये अचानक कहीं गायब भी हो जाए तो कोई इसकी सुध नहीं लेगा। फिर बड़ी चालाकी से बूढ़े मजदूर ने ताजी रोटी और गुड़ एक थाली में रखा और जानबूझकर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर नंदू को दिखाते हुए खाने लगा। बूढ़े की थाली में गुड़ रोटी देखकर नंदू का दिल ललचाने लगा। वो ललचाई निगाहों से उसकी ओर ताकने लगा। तभी मौका देखकर बूढ़े मजदूर ने गुड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर नंदू को दिखाते हुए धीरे से कहा, क्या देख रहा है? तुझे गुड़ चाहिए तो आ, यहां आकर खा ले। मेरे पास ताजी रोटियां भी हैं। नंदू से अब सब्र नहीं हुआ। वो लपकते हुए बूढ़े मजदूर के पास चला आया। बूढ़े ने उसे जल्दी से गुड़ का एक टुकड़ा थमाया और एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। जब उसे कहीं कोई नहीं दिखा तो उसने फुर्ती से नंदू को अपनी झोपड़ी में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर बड़े प्यार से नंदू को रोटी और गुड़ खिलाने लगा। हमेशा भूखा रहने वाले नंदू को जब पेट भर खाना मिला तो खाते ही नींद के मारे उसकी पलकें बोझिल होने लगीं। वो वहीं गहरी नींद में सो गया। नंदू के गहरी नींद में सोते ही बूढ़े मजदूर की आंखें खुशी से चमक उठीं। जैसे ही शाम ढली, उसने तुरंत नंदू को एक कंबल में लपेटा और अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर तेज कदमों से उस इमारत के निर्माण वाली जगह पर पहुंच गया। वहां पानी वगैरह स्टोर करने के लिए कई बड़े बड़े ड्रम रखे थे। बूढ़े ने धीरे से नंदू को कंबल सहित एक खाली ड्रम में डालकर ढक्कन बंद कर दिया। फिर वहीं कुछ दूर पर बैठकर बीड़ी सुलगाकर पीने लगा। उधर नंदू अब नींद से जाग गया था। वो उस बड़े ड्रम में से बाहर निकलने के लिए चीख पुकार मचा रहा था, लेकिन कंबल में लिपटे होने की वजह से वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। मजबूत ड्रम के अंदर से उसकी नन्ही आवाज बाहर सुनाई ही नहीं दे रही थी। वैसे भी उस सुनसान जगह पर बूढ़े मजदूर के सिवा कोई और था ही नहीं। शाम ढलते ही रात में बदल गई। तभी मिस्त्री भाई भी सारा जरूरी सामान लेकर वहां आ पहुंचा। अब बूढ़े मजदूर और मिस्त्री भाई ने मिलकर नींव की जगह पर ही एक गड्ढे को और गहरा खोदा। फिर वहां सिंदूर और हल्दी छिड़ककर मिस्त्री भाई ने चारों कोनों में 4 दीप जलाए। तब तक बूढ़ा मजदूर उस बंद ड्रम से नंदू को निकाल लाया। इतनी देर तक ड्रम में बंद रहने की वजह से नंदू की सांसें घुटने लगी थीं और वो बेसुध सा हो गया था। मिस्त्री भाई ने तुरंत नंदू के माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाया और उसकी गर्दन में फूलों की माला पहना दी। फिर अपने पास रखे एक काले कपड़े को नंदू के चेहरे पर डालकर उसने बिना देर किए बेसुध नंदू को उस गहरे गड्ढे में लेटा दिया। फिर मिस्त्री भाई और बूढ़ा मजदूर दोनों मिलकर पटापट उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। देखते ही देखते उन दोनों ने नंदू को मिट्टी में बहुत गहरे दफन कर दिया। फिर मिस्त्री भाई ने अपने हाथों से उस गड्ढे के ऊपर ईंटें जमाईं और बूढ़े मजदूर से बोला, इन ईंटों पर अभी चूना डाल दो और जब कल सब मजदूर काम पर आएंगे तो उनसे कह देना कि इस चूने वाली जगह पर कोई खुदाई नहीं करेगा। अगले दिन सुबह जैसे ही पंचगनी की पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं, सारे मजदूर अपने औजारों के साथ तय वक्त पर काम पर लौट आए। मिस्त्री भाई पहले से ही निर्माण स्थल पर मौजूद था, लेकिन वो एकदम अकेला, गंभीर और कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन दिख रहा था, मानो रात की उस भयानक रस्म ने उसके भीतर की इंसानियत को ही खत्म कर दिया हो। वो बूढ़ा मजदूर जिसने रात को मिस्त्री भाई के साथ मिलकर वो काला काम किया था, वो भी वहां मौजूद था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत डर और घबराहट झलक रही थी। रात की उस काली करतूत के बाद उसकी चाल धीमी हो गई थी और चेहरे पर एक बेजान सी उदासी छा गई थी। जैसे ही मजदूर अपने काम पर लगने लगे, मिस्त्री भाई ने सबको एक खास हिदायत दी। इस छूने वाले हिस्से को कोई भी मजदूर हाथ नहीं लगाएगा। यही हिस्सा अब इस इमारत की मजबूत नींव की बुनियाद बनेगा। मजदूरों ने चुपचाप सिर हिलाया और उस चूने वाली जगह से हटकर काम करने लगे, लेकिन किसी को भी उस आदेश के पीछे का सच नहीं पता था। उन्होंने तो सपने में भी ऐसी भयानक बात नहीं सोची थी। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, नींव का काम अच्छे से होने लगा। मजदूरों ने हैरत से देखा कि अब नींव में दरारें पड़ना एकदम बंद हो गया। पहले जिस जमीन में दरारें पड़ जाती थीं, अब वो वैसी ही ठोस रहने लगी, मानो उस भूखी जमीन को तृप्ति मिल चुकी हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अगले कुछ हफ्तों में निर्माण कार्य बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब तो मिस्त्री भाई का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो हर रात देर तक साइट पर अकेला बैठा रहता, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहा हो। यही नहीं, मिस्त्री भाई का स्वभाव और हाव भाव अचानक बदलने लगे। मजदूरों में तो पहले से ही उसका खौफ था,
लेकिन अब उसके बदले स्वभाव से सब बुरी तरह डरने लगे थे। मिस्त्री भाई अब बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी निगाहें और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थीं। मजदूर तो मजदूर, अंग्रेज अफसर भी उससे आंखें मिलाकर बात करने से बचने लगे थे। 1 महीना गुजर गया। सैकड़ों मजदूरों की दिन भर की मेहनत से वो भव्य इमारत अब तेजी से बन रही थी। लेकिन तभी एक रात अचानक कुछ अजीब सी बात हुई। देर रात को निर्माण स्थल की पहरे पर तैनात मजदूरों ने कहना शुरू किया कि उन्हें अक्सर किसी छोटे बच्चे की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो धीमी आवाज बहुत दर्द भरी और गूंजती सी लगती थी, जैसे किसी गहरे गड्ढे से आ रही हो। पहले तो सबने सोचा कि ये उनका वहम होगा, लेकिन जब एक से ज्यादा मजदूरों ने एक ही तरह की चीखें और सिसकियां सुननी शुरू कीं, तो धीरे धीरे उनमें डर और घबराहट फैलने लगी। फिर एक दिन अचानक बृजलाल ने आकर मिस्त्री भाई से शिकायत की, सेठ जी, मेरा बेटा नंदू कई दिनों से कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मैंने पूरा इलाका छान मारा, हर किसी से पूछ लिया, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। वो कभी इतने दिनों तक गायब नहीं हुआ था। अरे 5 साल का छोटा सा बच्चा भला अपने आप कहाँ चला गया? मिस्त्री भाई ने ये सुनते ही गुस्से से जवाब दिया, दिन रात शराब के नशे में रहते हो तुम। पता नहीं, तुमने ही नशे में अपने बच्चे को कहीं ले जाकर छोड़ दिया होगा। अब यहाँ का इतना बड़ा काम छोड़कर हम लोग तुम्हारे बच्चे को ढूंढने जाएं? ये सुनकर बृजलाल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब हमेशा पथराई पथराई सी रहने लगीं। वो अब न तो किसी से बात करता, न ही शराब को हाथ लगाता। आखिर वक्त गुजरने के साथ साथ इमारत का निर्माण लगभग पूरा होने को आ गया था। तभी एक रात अचानक एक भयंकर तूफान सा आया, इतना भयंकर कि तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और गड़गड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। सभी मजदूर अपनी अपनी झोपड़ियों में छुपे हुए थे, लेकिन मिस्त्री भाई, वो तो अब भी उसी साइट पर मौजूद था। रात के करीब 2 बजे बिजली की एक चमक के साथ एक तेज गड़गड़ाहट हुई। अचानक वही हिस्सा जहां नन्हे नंदू की बलि दी गई थी, एकदम जमीन में धंस गया। वहां की पक्की ईंटें और दीवार भरभराकर टूटकर गिर पड़ी और मिट्टी फट सी गई। अगली सुबह जब मजदूर साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो छूने वाली जगह अब एक गहरे अंधेरे गड्ढे में बदल चुकी थी। उस गड्ढे से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी, ऐसी सड़ांध जो मिट्टी से नहीं बल्कि किसी सड़ते हुए मुर्दे जैसे जिस्म से आ रही थी। सारे मजदूर बुरी तरह घबरा उठे। उन्होंने डर के मारे वहां काम करने से मना कर दिया। हैरत की बात यह थी कि मिस्त्री भाई का कहीं नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। जब मजदूरों ने बूढ़े मजदूर से मिस्त्री भाई के बारे में पूछा तो वो एकदम गुमसुम हो गया। फिर अचानक जोर जोर से चीखते चिल्लाते वो वहां से भाग गया। उस दिन के बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कोई कहता कि वो डर के मारे पहाड़ियों में भाग गया, कोई कहता कि उसने पहाड़ियों से कूदकर अपनी जान ले ली। और मिस्त्री भाई, वो भी उस तूफानी रात के बाद किसी को नहीं दिखा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गायब हो गया। मजदूरों को बस उसकी लालटेन और कुछ औजार ही मिले। आखिर अंग्रेज अफसर ने एक दूसरे ठेकेदार को बुलाकर इमारत का काम पूरा करने का जिम्मा सौंप दिया। वैसे भी इमारत लगभग पूरी हो चुकी थी, बस थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बाकी था। इसीलिए तय वक्त में यानी सन 1940 में पंचगनी के हरे भरे इलाके में वो भव्य आवासीय स्कूल पूरी तरह तैयार हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उसका नाम सर विलियम हेरिटेज स्कूल रखा और बड़ी धूमधाम से उसका उद्घाटन हुआ। देसी विदेशी अफसरों ने उसकी भव्यता की खूब तारीफ की। फिर स्कूल का पहला सत्र शुरू हुआ। उस स्कूल में बड़े बड़े अमीर अंग्रेज अफसरों और कुछ राजसी भारतीयों के बच्चे पढ़ने आए। बाहर से सब कुछ सुंदर और अनुशासित सा दिख रहा था। खूबसूरत मैदान, चमकते हॉस्टल, पढ़ाई के लिए आधुनिक कक्षाएं और योग्य पढ़े लिखे शिक्षक। लेकिन फिर भी वहां कुछ तो बहुत अजीब सा था। पूरे माहौल में न जाने क्यों एक मनहूसियत सी फैली रहती थी। फिर शुरू हुई भयानक और दिल दहला देने वाली घटनाएं। पहले महीने ही हॉस्टल में रहने वाले एक छोटे बच्चे हेनरी ने रात को चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। वो बोला, जब मैं रात में सोने लगा तो एक छोटा सा बच्चा मुझे आवाज देकर बुलाने लगा। वो कह रहा था कि वो मिट्टी में दबा है, उसे बहुत ठंड लग रही है। सबने इसे बुरे सपने का असर समझकर टाल दिया। लेकिन अगली ही रात एक और बच्चा राजवीर घबराई आवाज में बोला, हॉस्टल के कॉरिडोर में रात को मुझे किसी के छोटे पैरों की आहट सुनाई देती है, साथ ही किसी की धीमी धीमी रोने की आवाज भी आती है। अब तो धीरे धीरे डर फैलने लगा। अक्सर बच्चों की नींद टूटने लगी। कई बच्चे रात में रोते, चीखते और नींद में चलते हुए देखे गए। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्हें कोई छाया अपनी ओर खींचती है। हर बार जब बच्चे स्कूल के उस हिस्से में जाते जहां नींव के नीचे बलि दी गई थी, उनका शरीर बर्फ सा ठंडा हो जाता। स्कूल के स्टाफ ने जब उस हिस्से की खुदाई कराने की सोची तो जो भी वहां गया वो बुरी हालत में लौटा। स्कूल प्रबंधन ने माली गोपाल को, जो स्कूल के बगीचे की देखभाल करता था, जबरदस्ती वहां भेजा। खुदाई के आदेश पर गोपाल वहां गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद चीखते हुए वापस भाग कर आया
और बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो बस इतना ही कह पाया, नीचे, वहां नीचे। एक बच्चा नहीं, वो बच्चा नहीं, कोई बहुत भयानक शैतान। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो मुझे देख रहा था और बहुत भयानक हंसी हंस रहा था। माली गोपाल की बातें सुनकर अब स्कूल प्रबंधन भी घबरा उठा, लेकिन चूंकि ये एक ब्रिटिश स्कूल था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। प्रबंधन ने इन बातों को बच्चों की मनगढ़ंत कल्पना और मानसिक थकान कहकर दबा दिया। असली वजह किसी को ठीक से पता नहीं थी, लेकिन एक रहस्यमय खौफ और घबराहट ने स्कूल के हर निवासी को थर्रा दिया था। कहा जाता है कि एक शाम स्कूल का प्रिंसिपल खुद परेशान और बेचैन होकर उस अभिशप्त हिस्से में जा पहुंचा, जहां माली गोपाल ने कोई शैतान जैसी चीज देखी थी। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि उस रात के बाद वो प्रिंसिपल कभी किसी को दोबारा नजर नहीं आया। इतनी अजीब और भयानक घटनाओं के बावजूद उस स्कूल की इमारत मजबूती और शान के साथ खड़ी थी। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता था, शांत, सुंदर और भव्य, लेकिन उस भव्य इमारत के अंदर माहौल मरघट जैसा, मनहूस और डरावना हो गया था। कुछ मजबूत दिल वाले कर्मचारी, गार्ड्स और थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को छोड़कर पूरा स्कूल एकदम खाली हो गया। लोग कहते थे कि रात के दूसरे पहर स्कूल की पीछे की दीवार पर कोई छाया सरकती थी। कभी कभी किसी की धीमी फुसफुसाती सी आवाज भी सुनाई देती थी, मुझे मिट्टी से निकालो, मुझे अपने घर जाना है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वो भव्य आलीशान बोर्डिंग स्कूल ऊंचे वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए था, इसलिए उसे यूं अचानक बंद नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे समय बदला, देश आजाद हुआ, लेकिन उस स्कूल की भव्यता अब भी वैसी ही थी। स्कूल के पीछे बना एक पुराना चर्च, घने देवदार के पेड़ों के बीच बनी एक फैकल्टी बिल्डिंग और एक पुरानी लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया, लेकिन बाकी पूरी बिल्डिंग में स्कूल पहले की तरह चल रहा था। कई साल बीत गए, स्कूल अब एक गवर्नमेंट स्कूल बन चुका था, लेकिन आधुनिक रंग रोगन के बावजूद उसकी पुरानी नींव से निकलती सीलन और रहस्यमय खामोशी आज भी वैसी ही थी। अब वहां स्कूल प्रबंधन और पूरी फैकल्टी एकदम नई थी। एक दिन वहां एक नया टीचर नियुक्त हुआ। उसका नाम था विनय शर्मा। वो बहुत उत्साही और नए ख्यालों वाला था। जब वो पहले दिन स्कूल आया और कुछ कर्मचारियों से स्कूल की अफवाहें सुनी, तो उसे ये सब मूर्खता और बेकार का अंधविश्वास लगा। वो हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात हॉस्टल के एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। वो बच्चा विनय की ही कक्षा में पढ़ता था। विनय उस बच्चे को दवाई देकर कहानी सुनाकर सुलाने लगा। जब बच्चा सो गया तो विनय अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उस वक्त चारों ओर गहरा सन्नाटा था। खिड़कियों से आती ठंडी हवा और कभी कभी गिरती बूंदें माहौल को और भयावह बना रही थीं। विनय जल्दी जल्दी चलते हुए अपने कमरे में पहुंचा और सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसे एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। यह आवाज कमरे के ठीक नीचे, जमीन के नीचे से आ रही थी। विनय बुरी तरह चौंक गया। पहले तो उसने इस आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई बच्चा बड़बड़ा रहा हो, मुझे ड्रम में क्यों बंद कर दिया, मुझे बाहर निकालो। अब तो विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठा, कुछ देर सोचने के बाद अपनी टॉर्च ली और अपने कमरे के नीचे मौजूद उस पुरानी लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। वैसे तो स्कूल प्रबंधन ने इस पुरानी लाइब्रेरी को बंद कर दिया था, लेकिन विनय को लगा शायद रात में कोई चोर चोरी के इरादे से वहां घुस आया होगा। आखिर उस लाइब्रेरी में बरसों पुरानी कई मूल्यवान और ऐतिहासिक किताबें थीं। विनय जब नीचे बनी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतरने लगा तो उसे मकड़ी के जालों से भरा एक दरवाजा मिला। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज वो थोड़ा सा खुला था। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। विनय हैरानी से बड़बड़ाया, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, जरूर कोई चोर घुस आया है। ठीक उसने सोचा, पहले अंदर जाकर देखूं, फिर फटाक से इस लाइब्रेरी का दरवाजा बाहर से बंद करके तुरंत ऊपर हॉल में जाकर शोर मचाऊंगा, सबको बुला लूंगा। लगता है इस चोर की वजह से ही स्कूल में तरह तरह की अफवाहें फैली हैं। लाइब्रेरी के अधखुले दरवाजे के पास पहुंचकर विनय ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अचानक वहां की धीमी रोशनी बुझ गई और गहरा अंधेरा छा गया। यूं अचानक अंधेरा होने से विनय हड़बड़ा गया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालनी शुरू की। विनय ने देखा कि लाइब्रेरी की दीवारों पर अजीब सी रहस्यमय और डरावनी आकृतियां उभरी हुई थीं। तभी उसे जमीन पर कुछ दिखा। गौर से देखने पर पता चला कि वो एक बहुत पुराना लकड़ी का खिलौना था। हैरान होकर विनय ने जब झुककर उस खिलौने को उठाया, तभी पीछे से एक ठंडी बर्फीली सांस उसकी गर्दन को छूती हुई निकल गई। वो घबराकर तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने की दीवार पर एक नन्हा सा हाथ उभरा जो कीचड़ से सना था। फिर उस दीवार पर एक लिखावट उभरी, मैं अभी भी यहीं हूं, मुझे बाहर निकालो। घबराहट और डर से विनय की टॉर्च झपकने लगी। तभी न जाने कहां से एक बच्चा अचानक उसके सामने आ गया।
उस बच्चे की आंखों से खून टपक रहा था। उसकी नाक पूरी तरह गल चुकी थी और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। डर से सिहरकर विनय जोर से चीख पड़ा। अगली सुबह जब स्कूल के बाकी लोग नींद से जागे और अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने विनय को स्कूल के बरामदे में बेहोश पड़ा देखा। उसके हाथ में वही पुराना लकड़ी का खिलौना था जो उसे लाइब्रेरी में मिला था। उसके चेहरे पर डर की परछाई जमी हुई थी। होश में आते ही विनय बिना किसी से कुछ कहे सुने स्कूल से निकल गया। विनय शर्मा वाली घटना के बाद स्कूल में खलबली सी मच गई। स्कूल को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन जल्द ही शासन के दबाव में स्कूल फिर से खोल दिया गया। अब विनय की जगह एक नया शिक्षक आया, मधुसूदन त्रिपाठी। त्रिपाठी जी पढ़े लिखे और ठोस तर्कों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विनय वाली घटना को बेबुनियाद और मानसिक थकान से हुआ भ्रम कहकर मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विनय ने उस बंद पड़ी लाइब्रेरी में जाकर बरसों से सोई हुई उस रूह को जगा दिया था। वो रूह अब जमीन की गहराइयों से निकलकर ऊपर आ चुकी थी। एक शाम त्रिपाठी जी अकेले ही किसी काम से स्कूल की लाइब्रेरी में गए और वहां मौजूद पुराने दस्तावेज खंगालने लगे। दरअसल उन्हें स्कूल के इतिहास की पूरी जानकारी चाहिए थी। तभी उन्हें एक रजिस्टर मिला, करीब 10 साल पुराना दाखिला रजिस्टर। उस रजिस्टर के पन्नों में दर्ज छात्रों के नामों में से कुछ के इर्द गिर्द लाल स्याही से गोला बना हुआ था और आखिरी पेज पर लिखा था, कुल लापता छात्र 6। तभी अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की अपने आप खुलने बंद होने लगी। तेज हवा के साथ पुराने पन्नों की सरसराहट गूंजने लगी। फिर एक कमजोर धीमी आवाज गूंजी, अब और नहीं रह सकता मैं इस ड्रम में, मुझे बाहर निकालो। त्रिपाठी जी के चारों ओर ठंडी हवा जहरीले सांप की तरह लिपटने लगी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर भागने की कोशिश की, एक टेबल खिसककर उनके सामने आ गई। किताबें अपने आप गिरने लगीं। एक पेंसिल जमीन पर चलने लगी और फर्श पर लिखा गया, मुझे धोखा दिया गया, अब इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। त्रिपाठी जी बुरी तरह घबरा गए। तभी सामने वाली दीवार पर एक अजीब साया उभरा। एक नन्हा लड़का, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। फिर वो धीरे धीरे दीवार से उतरकर त्रिपाठी जी की ओर आने लगा। त्रिपाठी जी ने घबराकर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब कोई दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ अंधकार। और उसी अंधकार में से आ रही थी एक मासूम मगर कांपती हुई आवाज, क्या कसूर था मेरा। अगले दिन स्कूल में एक नया कमरा मिला। वो कमरा किसी नक्शे में नहीं था। उस कमरे में गीली मिट्टी फैली थी और कुछ सूखी रोटियों के टुकड़े पड़े थे। अब तो त्रिपाठी जी ने वहां की नौकरी छोड़ दी और कहीं दूर चले गए। समय के साथ शिक्षक तो डर के मारे बदलते रहे, लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता था। उनका बाल मन कुछ ही दिनों में सब भूल जाता और वो फिर अपनी पढ़ाई और खेल में लग जाते। लेकिन फिर स्कूल में कुछ बेहद अजीब होने लगा। एक दिन बच्चों की हाजिरी लेते समय शिक्षिका संगीता मैडम ने देखा कि कक्षा में एक बच्चा ज्यादा है। हैरत से आंखें सिकोड़ते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कक्षा में मौजूद वो बच्चा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उसके गालों पर पुराने जख्मों के निशान थे और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। उसने धीरे से कहा, नंदू। संगीता मैडम घबराकर चिल्लाईं, क्या कहा? नंदू? लेकिन इस क्लास में तो नंदू नाम का कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। फिर उन्होंने फाइल पलटते हुए दोबारा उस बच्चे की ओर देखा, लेकिन वो अचानक गायब हो चुका था। अगले दिन एक और घटना हुई। एक छात्रा नेहा सुबह से चुपचाप थी। आखिरी पीरियड में वो बेंच पर सिर झुकाए बैठी रही। संगीता मैडम ने पास जाकर पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? नेहा ने सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सूनी सी लग रही थीं। वो थरथराते हुए बोली, मुझे नंदू ने बुलाया है, वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। संगीता मैडम घबरा गईं। वो क्लास से निकलकर तुरंत प्रिंसिपल के पास गईं और नेहा के बारे में बताया। लेकिन जब प्रिंसिपल और संगीता मैडम क्लास में लौटे तो वहां नेहा थी ही नहीं। तुरंत हर तरफ खोजबीन हुई, लेकिन नेहा स्कूल में कहीं नहीं मिली। जब बहुत पूछताछ की गई तो पता चला कि नेहा अक्सर रातों में अपने बिस्तर से उठकर लाइब्रेरी की ओर जाती दिखाई देती थी। अब तो पूरे स्कूल की तलाशी हुई। पुलिस को भी बुलाया गया। जब पुलिस ने तहखाने जैसे एक छोटे कमरे की तलाशी ली तो वहां अजीब सा नजारा दिखा। मिट्टी पर अजीब अजीब चित्र खींचे हुए थे, रोटी के सूखे टुकड़े पड़े थे और एक तरफ नेहा का स्कूल बैग रखा था। इस घटना के कुछ दिन बाद कक्षा 9 का छात्र अर्जुन सुबह स्कूल की छत के नीचे मृत पाया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि वो किसी से डर रहा था। पिछले 2 दिनों से उसे रात में कोई परछाई सी दिखती थी। उसने अपने दोस्त रवि से कहा था, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, कहता है नीचे आओ खेलते हैं। इस हादसे के 3 दिन बाद 2 और छात्र सम्यक और कृष्णा स्कूल की पिछली खंडहर बिल्डिंग में मृत पाए गए। उनके चेहरों पर ऐसा डर था मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से परे हो। दीवारों पर खरोंच के निशान थे और जमीन पर एक अजीब सा गोल निशान था जिसमें पुराने
रहस्यमय अक्षर खुदे हुए थे। अब तो पूरे स्कूल में अफवाह फैल गई कि पुरानी बिल्डिंग में कोई तड़पती आत्मा है। कुछ ही दिन बाद स्कूल की अंग्रेजी की टीचर मिस शर्मा की लाश लाइब्रेरी के कोने में पड़ी मिली। उनके गले पर वही रहस्यमय अक्षर खुदे हुए थे जो छात्रों के आसपास देखे गए थे। प्रिंसिपल मिसेज फर्नांडिस ने अब हर छात्र को रात 9 बजे के बाद सुबह सूरज निकलने तक अपने अपने कमरे में बंद रहने का आदेश दिया। यहां तक कि चर्च, पुरानी बिल्डिंग और घड़ी टावर तक जाना भी सख्त मना कर दिया गया। 1 महीने के भीतर स्कूल की 2 और फैकल्टी सदस्यों और इतिहास के प्रोफेसर मिस्टर जॉन की मौत हो गई। उनका शव चर्च के सामने पड़ा था, जैसे किसी बलि की वेदी पर चढ़ाया गया हो। चर्च की घंटी जो दशकों से बंद थी, अचानक आधी रात को खुद ब खुद बजने लगती थी। स्कूल के छात्र अब रात को बाथरूम तक जाने से डरने लगे। लेकिन जल्द ही वहां की घटनाएं और भी अजीब और भयानक होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, खिड़कियों से अजीब आवाजें आती और छात्रों को लगता कि कोई उनके साथ है। कुछ छात्रों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने एक छोटे लड़के को स्कूल के गलियारों में घूमते हुए देखा है। एक रात हॉस्टल में रहने वाले छात्र रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये एक छोटे बच्चे की आवाज थी जो उसके बिस्तर के पास से आ रही थी। रोहन ने जब आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसके बिस्तर के पास खड़ा है। लड़के की आंखें बड़ी और गोल थीं और उसका चेहरा बहुत उदास था। रोहन ने उस लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बस रोहन को देखता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। रोहन ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब यही घटना कई अन्य छात्रों के साथ हुई तो स्कूल प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ा। प्रिंसिपल ने इस बारे में जांच करने का फैसला किया और एक विशेषज्ञ को बुलाया। पंचगनी की सड़कें हल्की हल्की धुंध में डूबी थीं। ठंडी हवा चेहरों से टकरा रही थी और चारों ओर देवदार और चीड़ के ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे। एक टैक्सी धीरे धीरे पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से चढ़ते हुए एक बड़ी सी इमारत के विशाल गेट के सामने रुकी। सिया अग्रवाल ने टैक्सी से उतरते हुए एक लंबी सांस ली। 28 साल की ये होशियार मनोवैज्ञानिक सिया के लिए ये जगह किसी सपने की तरह थी। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी, शोरगुल और बीते रिश्तों से दूर पंचगनी में उसे शांति और सुकून की तलाश थी। उसे किताबों, इमारतों और इतिहास से गहरा लगाव था। यही वजह थी कि उसने इस बोर्डिंग स्कूल का ऑफर स्वीकार किया था। सिया की निगाहें उस विशाल इमारत पर ठहर गईं। 4 मंजिला पत्थर की बनी ये इमारत किसी अंग्रेजी किले से कम नहीं लग रही थी। गहरे भूरे पत्थर, खिड़कियों पर लोहे की जालियां और छत पर लगे पुराने झंडों के खंभे हवा में चरमराते थे। सिया के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। वो धीरे से बुदबुदाई, इतनी पुरानी इमारत जरूर अपने में इतिहास की कई बातें समेटे हुए होगी। सिया जब स्कूल के रिसेप्शन पर पहुंची तो वहां एक अधेड़ उम्र की मैट्रन जोसेफिन ने उसका स्वागत किया। जोसेफिन की आंखों में ठंडा सा स्वागत था। उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा, आपका कमरा तैयार है मिस अग्रवाल, लेकिन यहां कुछ नियम हैं। रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता और स्कूल के पुराने विंग में जाना सख्त मना है। सिया ने हैरानी से पूछा, पुराना विंग क्यों बंद है? जोसेफिन ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया, वो हिस्सा बहुत पुराना है, असुरक्षित है, उसके कभी भी गिरने का डर रहता है। अपने कमरे तक पहुंचते हुए सिया ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। स्कूल के छात्र, अंग्रेज अफसर और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट्स, जिनकी आंखें जैसे हर आने जाने वाले को घूर रही थीं। रात होते होते ठंड बहुत बढ़ गई। सिया ने अपना सामान जमाया और थकान से चूर बिस्तर पर लेट गई। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर नीला अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक खिड़की से टक टक की आवाज आई। सिया चौंक कर उठ बैठी। वो बिस्तर से उतरी और खिड़की तक गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने खिड़की बंद की। तभी उसे एक हल्की लेकिन बेहद दर्द भरी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने सोचा, कहीं कोई बच्चा गुम तो नहीं हो गया। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि जमीन थोड़ी सी हिलती महसूस हुई। एक हल्की सी कंपन, जैसे कोई बहुत दूर से जमीन के भीतर चल रहा हो। सिया के पैरों के नीचे कालीन था, लेकिन उस कंपन ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया। वो वहीं ठिठक गई। उसकी सांस थम गई थी। तभी दीवार के दूसरी ओर से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। सिया ने घबराकर जल्दी से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और रजाई ओढ़कर लेट गई। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसके दिल में डर के साथ कई सवाल तैर रहे थे। वो सोना चाह रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे का वक्त था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा अब भी ठंडे पानी की बूंदों से सनसना रही थी। सिया को लगा कि शायद ये सब उसका वहम था। नई जगह, थकान और पुरानी इमारत की कहानियों की वजह से शायद ऐसा भ्रम हो रहा हो। वो बिस्तर से उठी और पास ही बने कॉरिडोर की ओर चल दी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कॉरिडोर में अजीब सी नमी और सर्दी ने उसे बेचैन कर दिया।
गलियारे के पुराने बल्ब पीली सी रोशनी फैला रहे थे। स्कूल का वो हिस्सा रात में किसी भूतिया हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। तभी उसे याद आया कि स्टाफ रूम के पास एक पुराना नोटिस बोर्ड है, शायद वहां इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी मिले। सिया स्टाफ रूम की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे फिर से वही अजीब सी आवाज सुनाई दी, ठक 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 ठक। अब ये आवाज और तेज हो गई। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की ओर बढ़ी। लकड़ी की भारी दीवार, जंग लगा ताला और दरवाजे के नीचे से लकड़ी की भारी दीवार और जंग लगे ताले के नीचे से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक नन्हा, खून से सना हाथ बाहर आया। सिया चीख भी नहीं पाई, उसकी आवाज गले में अटक गई। वो कांपती हुई पीछे हटने लगी। तभी उस पल वो हाथ एक जोरदार झटके से वापस खींच लिया गया, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। वो दरवाजा अब भी वैसा ही बंद था, लेकिन उस सन्नाटे में सिया को एक बच्चे की धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे बाहर निकालो। डर से कांपती हुई सिया दौड़ती हुई अपने कमरे में लौटी और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने कमरे की लाइट बंद नहीं की और पल भर के लिए भी आंखें नहीं मूंदी। अगली सुबह सिया ने तय कर लिया कि वो इस स्कूल का इतिहास अच्छे से खंगालेगी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर स्कूल के बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा, साथ ही उसकी अपनी मानसिक शांति, सब दांव पर थी। वो हिम्मत करके पुरानी लाइब्रेरी में गई। वहां एक अंधेरे कोने में उसे एक पुराना, धूल से सना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें स्कूल के शुरुआती दौर के कागज, प्लान और किताबें रखी थीं। तभी उसे एक पुरानी मटमैली डायरी मिली, जिसकी चमड़े की जिल्द फटी हुई थी। सिया ने डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, स्कूल की बुनियाद। पेज पलटते ही उसने देखा, धुंधली सी लिखावट में लिखा था, नींव की मिट्टी कमजोर थी, फिर भी हुक्म था कि काम समय पर पूरा हो। आखिर एक बूढ़े मजदूर ने इस काम को सफलतापूर्वक करने का उपाय बता दिया। अब जैसे ही कोई नन्हा बच्चा मिलेगा, हम उसकी बलि देकर इमारत की नींव बनाना शुरू करेंगे। ये पढ़ते पढ़ते सिया की उंगलियां कांपने लगीं। वो बेचैन होकर बुदबुदाई, क्या ये वही बच्चा था जिसकी आत्मा अब भी स्कूल की इमारत में भटक रही है? फिर सिया ने डायरी में सबसे नीचे लिखी लाइन पढ़ी। उसने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी, मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे घर जाना है। सिया ने डायरी को अपनी डेस्क की दराज में रख दिया। उसकी उंगलियों पर अब भी धूल और पुरानी स्याही की गंध बसी थी। उसके दिल में डर की लहरें साफ महसूस हो रही थीं। उसी दिन लंच के बाद एक घटना ने स्कूल में हलचल मचा दी। कक्षा छठी की छात्रा कीर्ति जब अपनी कॉपी स्टाफ रूम में जमा करने गई, तो उसने दीवार पर एक बच्चे के नन्हे हाथों के खून से बने निशान देखे। 5 उंगलियां बिल्कुल लाल खून में डूबी हुई थीं। कीर्ति घबराकर चीखती हुई बाहर भागी और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब सिया और बाकी स्टाफ वहां पहुंचे, तो दीवार बिल्कुल साफ थी, कहीं कोई निशान नहीं था। सबने कहा कि शायद यह कीर्ति का वहम होगा, लेकिन कीर्ति का चेहरा अब तक डर से सफेद था। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गई थीं। वो बार बार यही कह रही थी, वो मुझसे कह रहा था, मुझे बाहर निकालो। अगली रात 2 बच्चे, ध्रुव और अवनीश, नींद में हॉस्टल से उठकर स्कूल के पुराने हिस्से की ओर निकल गए। लेकिन वार्डन ने वक्त रहते उन्हें देख लिया, वरना वो ताले वाला पुराना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। पूछने पर उन्होंने कहा, हमें नंदू ने बुलाया था। वो बोला, नीचे आओ, मैं यहां अकेले घबरा रहा हूं। सिया अब बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसने जब उस पुरानी डायरी का जिक्र प्रिंसिपल से किया, तो प्रिंसिपल ने जवाब दिया, हम इस स्कूल की इज्जत पर सवाल नहीं उठा सकते। बरसों पहले लिखी डायरी के आधार पर ऐसी वाहियात बातों को नहीं मान सकते। स्कूल के पिछले हिस्से में एक टूटा सा झूला था, जिसे कई सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन रात के 1 बजे सुरक्षा गार्ड हरिनारायण ने देखा कि झूला तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा जोर जोर से झूल रहा हो। हैरान होकर जब उसने पास जाकर देखा, तो झूले पर कोई नहीं था, लेकिन झूले की रस्सी पर नन्हे हाथों के निशान और मिट्टी से सने छोटे पैरों की छाप जमीन पर थी। हरिनारायण अगले ही दिन नौकरी छोड़कर वहां से चला गया। फिर एक दोपहर लाइब्रेरी में जब सिया अकेली थी, तो उसने देखा कि एक कोने में एक नन्हा सा लड़का खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ, बाल गीले और कपड़े मिट्टी से सने थे। उस बच्चे की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली गड्ढे। उसके मुंह से निकल रही थी एक धीमी सी फुसफुसाहट, क्या आप मुझे घर ले चलेंगी? डर के मारे सिया वहीं बेहोश हो गई। जब सिया को होश आया, तो वो पुरानी डायरी गायब थी। स्कूल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां सुबह की प्रार्थना और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा था। कुछ बच्चे बीमार पड़ने लगे थे, तो कुछ सिरदर्द और नींद में डर कर चिल्लाने लगे थे। लेकिन ये सब एक सुबह अचानक बदल गया, जब ऋतिक नाम का 9 साल का छात्र गायब हो गया। ऋतिक एक होशियार और शांत स्वभाव का बच्चा था। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था और वो अक्सर प्रयोगशाला में देर तक पढ़ता रहता था।
लेकिन सोमवार की सुबह जब उसकी अटेंडेंस मिस हुई तो टीचर को लगा कि शायद वो हॉस्टल में है। हॉस्टल में पता किया तो वो वहां भी नहीं था। अब तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। तभी एक बच्चे ने बताया कि उसने ऋतिक को रात करीब 2 बजे स्कूल के बंद पड़े पुराने विंग की ओर जाते देखा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और आकृति चल रही थी। उसके कदम छोटे थे पर चेहरा धुंधला था। न उसकी आंखें थीं न मुंह, सिर्फ एक काली परछाई। सिया ने अब अपने डर को एक किनारे रख दिया था। उसे लगा कि ये आत्मा कुछ कहना चाह रही है। शायद ऋतिक को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद नहीं था। पुराने नक्शों में एक रहस्यमय जगह थी, नींव कक्ष यानी फाउंडेशन वॉल्ट, जो आज तक कभी खोला नहीं गया था। उस नींव कक्ष तक पहुंचने के लिए स्टोर रूम में फर्श के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था जो लोहे की जंजीर से बंद था। सिया को अब पूरा यकीन हो चला था कि ऋतिक वहीं मिलेगा। रात 11 बजे सिया, राजीव सर और वार्डन टॉर्च और औजार लेकर स्टोर रूम पहुंचे। जंजीर को काटा गया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे और सीलन से भरी थीं। जैसे ही तीनों नीचे गए, हवा का दबाव अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। सीढ़ियों के अंत में एक पुराना कक्ष था जिसकी दीवारों पर बच्चों के हाथों की उंगलियों की छापें थीं, मिट्टी और खून में लिपटी हुई। वहां एक कोने में ऋतिक बेहोश पड़ा था। उसकी नब्ज चल रही थी। वो एक मिट्टी की समाधि के पास था और समाधि के किनारे एक नन्हा सा टिन का खिलौना रखा था। वार्डन और राजीव सर ने जल्दी से ऋतिक को बाहों में उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। सिया भी जैसे ही वहां से जाने को मुड़ी, उसे एक काली सी परछाई दिखाई दी। कुछ पल बाद वो परछाई स्पष्ट होने लगी। उस नन्हे बच्चे के गंदे कपड़े, जख्मी पांव और आंखों में आंसू साफ नजर आने लगे। वो बच्चा रोते हुए बोला, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। मैं बरसों से इस अंधेरे बंद जगह में रहते रहते थक गया हूँ। सिया की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, मैं वादा करती हूँ नंदू, अब तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगे। सिया ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उस नन्हे बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अगले ही पल नंदू की आत्मा मुस्कुराई और हवा में घुलकर धीरे धीरे मिट्टी के कक्ष की दीवारों में समा गई। अगले दिन जब ऋतिक होश में आया तो बोला, उसने मुझे मारा नहीं। उसने कहा था, बस थोड़ी देर यहीं बैठो। स्कूल के प्रिंसिपल, जो अब तक सबको वहम कहकर टाल रहे थे, चुप थे। उन्होंने उस कक्ष को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन सिया जानती थी कि नंदू अभी भी यहीं है, पर अब प्यार की वजह से उसकी तड़पती रूह को सुकून मिल चुका था। स्कूल में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। ऋतिक ठीक था और बाकी बच्चे भी खेलने पड़ने लगे। अब रात में बच्चों की नींद चीखों से नहीं टूटती थी, लेकिन सिया के भीतर कुछ अब भी अधूरा था। नंदू अब भी उसके सपनों में आता था। हर रात वो एक ही बात दोहराता, स्कूल तो बन गया, अब मुझे मुक्ति दिला दो। आखिर सिया ने स्कूल के उसी नींव कक्ष में एक बड़े पंडित को बुलाया। वहां पूरे विधि विधान से नंदू की बेचैन रूह को मुक्ति दिलाई गई। जैसे ही अग्नि की आखिरी लपटें हवा में उठीं, एक हल्की शांत हवा चली। सिया ने पहली बार महसूस किया कि नंदू की रूह अब यहाँ से मुक्त होकर जा चुकी है। उस रात जब सिया सोने गई तो उसे सपना आया। नंदू हंसते हुए उसके पास आया। उसने साफ कपड़े पहने थे और उसकी मुस्कुराती आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे डर नहीं लगता दीदी, मैं अब हर दर्द से मुक्ति पा गया हूँ। अगली सुबह जब सिया ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो नीचे लॉन पर ओस में भीगी मिट्टी पर नन्हे पैरों की हल्की छापें थीं। नंदू की बेचैन रूह को हमेशा हमेशा के लिए सुकून मिल गया था। तो साथियों, पुराने जमाने में ऐसी बलि प्रथाएं बहुत आम थीं। आपने भी सुना होगा कि जब राजा महाराजा बड़े बड़े महल बनवाते थे तो वहां पहले बलि दी जाती थी। उस समय की परिस्थितियां और पूजा पद्धतियां क्या थीं, ये हम ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रथा निश्चित रूप से गलत थी। एक तरह का गहरा अंधविश्वास। इसकी वजह से कई भटकती आत्माएं दूसरों को परेशान करती थीं। मैंने तो सुना है कि राजस्थान के बड़े बड़े किलों और गढ़ों के निर्माण में भी ऐसी बलि प्रथाओं का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है, बस कहानियां और किस्से हैं जो हमने आपके जैसे ही सुने हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे यकीन है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना एक कमेंट जरूर करें।